तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है द रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज एट। रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारी सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर कब होती है? ऑप्शन दिया है अ नो लोड कंडीशन विथ अ शॉर्ट लाइन, सेकंड दिया है फुल लोड कंडीशन, थर्ड दिया है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग और फोर्थ दिया है यूनिटी लोड फैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए पहले हम समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है कि हमारा जो वी आर है मतलब सप्लाई वोल्टेज वी एस वो हमारा रिसीव एंड की वोल्टेज के बराबर है। वी एस इज इक्वल टू वी आर या वी आर इज इक्वल टू वी एस ये दिया है। तो ये हमारे किस केस में होता है? ये हमारा होता है एस आई एल के केस में। एस आई एल क्या है? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ये हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें क्या होता है, जब हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के कंसिडर करते हैं, मतलब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिशन लाइन जिसमें लॉस नहीं हो रहा है, जब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर करते हैं तो उस केस में अगर हमारा वी आर और वी एस बराबर है तो उसको हम बोलते हैं एस आई एल, मतलब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का केस है, मतलब एक फ्लैट प्रोफाइल मिलती है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है क्यू सी हमारा क्यू एल के बराबर होता है। मतलब हमारा जो रिएक्टिव पावर ये एल है, जो हमारा रिएक्टिव पावर जनरेट होता है बाया कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के द्वारा जो रिएक्टिव पावर जनरेट होता है उतना ही रिएक्टिव पावर यहाँ पर इंडक्टर कंज्यूम करता है हमारा। मतलब जितना ये हमारा सी जनरेट कर रहा है उतना ही एल यहाँ कंज्यूम कर रहा है। तो टोटल यहाँ पर क्यू की जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है जीरो। रिएक्टिव पावर जीरो होने के कारण ये हमारा फ्लैट प्रोफाइल पहुँचाता है, मतलब जितनी हमने सेंडिंग एंड में दी है उतना ही हमें रिसीविंग एंड में मिलता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लैट प्रोफाइल वोल्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी देता हूँ, अगर कहीं पर भी आपको दिया हो फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल वी एफ लिख दिया, या फिर आपको दिया हो वी आर इज इक्वल टू वी एस या वी एस इज इक्वल टू वी आर, तो वहाँ पर आप सीधे आंसर लगा देना सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ऐसा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कारण होता है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है? एक पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है आपके ट्रांसमिशन लाइन की। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आप 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी पर किलोमीटर। इफ द लाइन ऑफ 100 किलोमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो हमें टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस बता रहे हैं। तो हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी हमें 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज। और हमारा लाइन का इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू दी है, एल कितना दिया है हमारा? 2 मिली हेनरी पर किलोमीटर। हर एक किलोमीटर में 2 मिली हेनरी का हमारा इंडक्टेंस है। और लाइन की लेंथ दे दी एल, स्मॉल एल लिखा है मैंने, ये दिया है हमारा 100 किलोमीटर लंबी हमारी लाइन है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है? हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल निकालना है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ एल, या हमको ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं। और यहाँ पर एल जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है आपका 100 किलोमीटर लाइन के लिए। तो एक की किलोमीटर के लिए 2 माइक्रो हेनरी है, 2 100 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो एल टोटल निकालते हैं, टोटल कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर लाइन के लिए? 2 मिली हेनरी इंटू 100। यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए इतना है तो 100 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 200 मिली हेनरी। 200 मिली हेनरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं हेनरी में? 0.2 हेनरी, क्योंकि मिली मतलब 10 टू द पावर 3। तो एल की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम एल की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्सएल की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। तो एक्सएल क्या है हमारा? 2 पाई एफ एल, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ हमारी 50 है और एल हमारा है 0.2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 314 इंटू 0.2, ये हमारा आ जाएगा 62.8 ओम, क्योंकि एक्सएल है इसकी यूनिट होती है ओम। तो 62.8 ये सी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक भी देता हूँ, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद कर लीजिएगा। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है ना, एफ की वैल्यू हमारी 50 है, तो जब हम ओमेगा एल निकालेंगे, ओमेगा एल, तो इसमें जो ओमेगा होगा ना, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? हम ऐसे कैलकुलेट ना करके हम याद कर लेंगे
ये आएगी हमारी 314 314, क्योंकि यहाँ से देखिए आप 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ, 50 दूनी 100, और 100 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 314। और यही अगर हमें फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज दी होगी, फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज दी होगी, तो उस केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसमें हम लोग करेंगे 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 60, तो ये हमारा आता है 377। इसकी अगर यूनिट भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये रेडियन पर सेकेंड होता है। तो 50 हर्ट्ज के केस में 314 और 60 हर्ट्ज के केस में 377। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 150 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट्स एट 60 हर्ट्ज एंड हैज़ द शंट कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है 0.02 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। गिवन दैट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज इज 13.2 kV। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज दिया है, मतलब फेज वोल्टेज दिया है हमें इतना, फेज वोल्टेज दिया है 13.2 kV। एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो होता है वो हमारा होता है फेज वोल्टेज, और दो लाइन के बीच में होती है हमारी लाइन वोल्टेज। तो दिखा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटिव चार्जिंग करंट, तो हमें चार्जिंग करंट बतानी है इसमें। तो हमें क्या कह दिया, हम मेंशन भी कर लेते हैं। लाइन की लेंथ दी है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लंबी लाइन है, ठीक हो गया। और इसमें ये कितने में कर रही है, देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी है, फ्रीक्वेंसी की दी है हमारी वैल्यू 60 हर्ट्ज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी 60 हर्ट्ज है। और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 0.02, इसमें ये माइक्रोफैराड में पर किलोमीटर में, माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। और ये लाइन टू न्यूट्रल मतलब फेज वोल्टेज दिया है, वी फेज की वैल्यू दी है हमें 13.2 kV, 13.2 kV। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम 150 किलोमीटर की लाइन है और पर किलोमीटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी है, तो हम 150 किलोमीटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो सी टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो सी है हमारा पर किलोमीटर के लिए 0.02, और टोटल किलोमीटर हो जाएगा आपका 150। ठीक है, और ये किस में है हमारा, ये हमारा माइक्रो में चल रहा है, इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, 300 में से ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैराड। तो ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ से चार्जिंग करंट की वैल्यू निकालनी है, तो अगले पेज में निकालते हैं। तो चार्जिंग करंट क्या होती है, आईसी लिखता हूँ मैं इसको, आईसी चार्जिंग करंट होती है हमारी वी फेज वोल्टेज अपॉन एक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर से एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1/ω/c, 1/ω/c मतलब 1/2 पाई एफसी। ठीक है, और अभी मैंने बताया था यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 60 हर्ट्ज दी है। 60 हर्ट्ज के केस में हमारा जो ओमेगा आता है वो आता है 377 के आसपास, 377। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी फेज हो जाएगा, और एक्सी क्या होता है 1/ω/c, तो ये ऊपर चले जाएगा, मतलब आ जाएगा वी फेज इंटू ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ पर वी फेज की वैल्यू कितनी थी हमारी 13.2 kV, मतलब 3200 13200 इंटू ओमेगा की वैल्यू ये 377 आ गई। और जिसके आगे है हमारा, इसकी वैल्यू हमारी सी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14.93 एम्पियर। ये हमारी चार्जिंग करंट की वैल्यू होगी 14.93 एम्पियर, आईसी की वैल्यू 14.93। ये देखिए, तो इसमें पहले हमने क्या करा, हमने पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाला यहाँ, देन इसके बाद हमने चार्जिंग करंट का फॉर्मूला लिखा, ये जो हमारा चार्जिंग करंट का फॉर्मूला है। तो ये दो चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट अ वोल्टेज ऑफ 380 किलोवोल्ट एंड अ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 ओम। सर्ज इम्पीडेंस 400 ओम है, तो व्हाट इज द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग।
देखिए तो हमें SIL की वैल्यू बतानी है। SIL क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमारी पावर रेटिंग होती है। तो पावर को हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, पावर के लिए देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें ये V की वैल्यू दी है, वोल्टेज कितनी दिया है हमें, वोल्टेज दिया है हमें 380 kV, 380 kV, और इम्पीडेंस मतलब Z की वैल्यू दी है हमें 400 ओम। ठीक है, तो हम देखिए पावर करते हैं, पावर होता है आपका V² अपॉन R, लेकिन यहाँ पर इम्पीडेंस के केस में तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर मॉडिफाई करके लिखते हैं, वो हम लिखेंगे आपका VL का स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है, तो यहाँ पर से हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। अब तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो VL की वैल्यू है हमारी 380 इंटू KB में है तो 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ और इसका स्क्वायर है अपॉन Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है 400। तो 38 का स्क्वायर होता है हमारा 1444। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1444 इंटू 10⁻6 अपॉन नीचे क्या क्या था हमारा, नीचे था 400। तो हम इसको इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 361 इंटू 10⁻6 मतलब 361 मेगावाट पावर है। तो यूनिट होगी इसकी मेगावाट में, P SIL की वैल्यू होगी 361, ऐसा ये B इसका आ जाएगा 361। तो SIL का फॉर्मूला जो होता है, देखिए ये पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, इसको VL² अपॉन Z से करते हैं। तो VL की वैल्यू हमें दी थी और Z की वैल्यू ये थी, तो हमने इसमें सिंपल फॉर्मूला में पुट करा और आंसर निकाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मेजर एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 200 मेगा ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू R की वैल्यू दी दी है इतनी, बिटवीन अ कंडक्टर एंड द ग्राउंड। ठीक हो गया। व्हेन अ वोल्टेज इज 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई है तो हमें लीकेज करंट बतानी है। तो ये बहुत सिंपल है, हमें I की वैल्यू बतानी है, IL क्या होता है, V/R जो बेसिक फार्मूला है हमारा। तो V की वैल्यू है हमारी 1000 वोल्ट, लीकेज करंट है बहुत कम होगी, माइक्रो में ये सब आंसर। और ये हमारा रेजिस्टेंस है 200 मेगा ओम, 200 इंटू मेगा मतलब 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 पंचे 10, ये 5 आ गया और ये ऊपर से चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 10⁻6 मतलब क्या आ गए 5 माइक्रो एम्पियर। 10⁻6 क्या होता है, माइक्रो। तो आंसर आ जाएगा ए, माइक्रो एम्पियर। लीकेज करंट वैसे भी बहुत कम होती है, माइक्रो में आनी चाहिए और सही आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 600 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। मतलब इतने रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, मतलब के की वैल्यू दी है, ये हमारे कांस्टेंट के की वैल्यू दी है और ये कितनी दी है हमारे 600 दी है रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये हमारी के की वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होती है रेवोल्यूशन पर kWh। और इसके अलावा दिया है आपका लोड कनेक्टेड है, जो टाइम दिया है वो हमारा 20 मिनट दिया है, 20 मिनट के लिए। और डिस्क मूव कर रही है मतलब रेवोल्यूशन कर रही है, मतलब एन की वैल्यू दी है हमें 40 रेवोल्यूशन कर रही है डिस्क। तो पूछा है पावर, हमें पावर बतानी है। तो पावर क्या होती है, पावर होती है हमारी एनर्जी अपॉन टाइम। पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनर्जी मीटर में जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई होता है E=N अपॉन के, मतलब रेवोल्यूशन पर कांस्टेंट जो आपका रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है। देखिए इसकी यूनिट भी देखिए आप, इसकी रेवोल्यूशन होती है और इसकी होती है रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर kWh। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा किलोवाट आवर। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, और हमें यही निकालना है। तो आगे इस पेज में सॉल्व करता हूँ मैं। तो E=N हमारे नंबर ऑफ टर्न है, मतलब आपका रेवोल्यूशन कर रहा है 400 रेवोल्यूशन कर रहा है, और के की वैल्यू थी 600। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अब 15 चौको 60, 1/15। ये किस में आ गई, किलोवाट आवर में।
तो ये ई की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू मतलब पावर निकालनी है हमें, एनर्जी अपॉन टाइम, ई अपॉन टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एनर्जी कितनी है हमारी 1/15, टाइम भी हमें आवर में निकालना पड़ेगा, हमें 20 मिनट दे रखा है, टाइम जो दिया था वो 20 मिनट दिया है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 20/60 मतलब 1/3 आवर, 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 3/15 मतलब 3 1/5 किलोवाट आवर, 1/5 किलोवाट आवर मतलब 0.2 किलोवाट आवर, 0.2 किलोवाट आवर। आंसर देखते हैं, 0.2 देखिए यहाँ वाट में दिया है मतलब 200 वाट, आंसर आ जाएगा इसका 200 वाट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये कैसे ऑप्शन आ रखे हैं नीचे, चलो ये क्वेश्चन दिया है एन आर एल सर्किट हैज़ आर की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज में, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब वही हमें एक्सएल की वैल्यू बतानी है। एक्सएल की वैल्यू बतानी है मतलब एक्सएल क्या होता है हमारा ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा यहाँ पर ओमेगा में फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज के केस में मैंने आपको बताया था अभी, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 314, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी 314, और एल की वैल्यू है हमारी 0.5 मतलब 1/2, तो 314 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 157 ओम, तो आंसर आ गया बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफ द सोर्स रेजिस्टेंस 8 ओम। अगर सोर्स रेजिस्टेंस 8 ओम है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए एमपीटी जो हमारी थ्योरम है ना, एमपीटी बोलती है हमारा जो लोड वाला है आरएल वो हमारे बराबर होना चाहिए आरएस के, लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, ये हमारी एमपीटी बोलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहती है जो हमारा लोड है वो वेरी करना चाहिए, सोर्स फिक्स हो लेकिन लोड जो हमारा है वो वेरी करे। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, जो हमारा सोर्स में रेजिस्टेंस है यानी 8 ओम वही हमारा लोड का रेजिस्टेंस होना चाहिए आरएल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट इफ अ करंट इज डबल एंड वोल्टेज रिमेन्स द सेम, तो एक्टिव पावर में क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या रिमेन सेम, या 1/4 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है एसी केस में, पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, इसने क्या है कि आपका वोल्टेज कांस्टेंट है और हमें कॉस फाई के बारे में दिया नहीं है, मतलब वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई दिया है, और हमारा वी कांस्टेंट है, तो हमारा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जैसे जैसे हमारे करंट में चेंज होगा वैसे वैसे पावर में चेंज होगी। यहाँ पर दिया कि हमारी करंट डबल होगी मतलब 2i हो जाएगा, तो 2i होने के कारण यहाँ पर पावर भी हमारी 2 गुना हो जाएगी, पावर भी यहाँ पर 2 गुना हो जाएगी 2p, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डबल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन अ सर्किट कंटेनिंग बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेजोनेंस अकर, रेजोनेंट की कंडीशन में क्या होता है, देखिए रेजोनेंट की कंडीशन में हमारा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, मतलब एक्सएल की वैल्यू हमारे एक्सी के बराबर होती है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन ये फेज में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और इस केस में रेजोनेंट के केस में ये आपस में एक दूसरे को आपको काट देते हैं, तो इसमें जो हमारा सर्किट बनता है वो प्योरली आर सर्किट बनता है, मतलब आर की वैल्यू ही आती है यहाँ पर। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस बराबर होते हैं, यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड होता है बराबर, और फेज में 180 डिग्री ये फेज आउट होते हैं, मतलब जैसे ये हमारा आर है ना, तो एक्सएल हमारा अगर ये है, जितना मैग्नीट्यूड की जितनी ऊंचाई का ये है ये भी उतनी ऊंचाई का होगा, लेकिन अब अपोजिट होगा, यहाँ पर ये एक्सी लिख देता हूँ और ये एक्सएल होता है, तो ये आपस में एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं ये, तो यहाँ पर जो हमारा आता है वो सिर्फ आर आता है सर्किट में। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस कंडीशन होता है। तो देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन
और ये इस शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी 3 दिसंबर को शिफ्ट हुई थी। तो दिया है अ बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस कॉजेज, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज, डिक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज, अंडर लोड, नो इफेक्ट ऑन करंट और वोल्टेज ऑक्सीलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज अंडर लोड। देखिए जैसे हमारी जो बैटरी होती है ना, बैटरी में वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज जो हमारी होती है वो होती है ई माइनस आई इंटू आर। ये इंटरनल जो हमारा ये वी है, ये हमारी वोल्टेज है, वी हमारी वोल्टेज, ये है हमारा ईएमएफ, आई जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, आई को करंट लिखते हैं, और ये इंटरनल प्रतिरोध है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है इसका। तो देखिए जैसे जैसे हमारे लोड के टाइम में, जैसे ये लोड है, तो लोड जब लगता है तो लोड में क्या होती है, करंट फ्लो होती है, तो करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी और इससे मल्टीप्लाई होगी, नो लोड के केस में तो ये जीरो होगी, तो जितनी वी की वैल्यू है वही ई की वैल्यू होती है नो लोड के केस में। लेकिन हमारे लोड के केस में जो हमारी वैल्यू होगी वो आपकी वी में से आई आर जो ड्रॉप है वो माइनस हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।